Today we are going to start class 11th physics. बट ये फिजिक्स का बात करने से पहले, अपने सिलेबस का बात करने से पहले, आई नीड टू नो समथिंग. बहुत सारे बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये बैठा रहता है कि फिजिक्स है तो बहुत टफ होगा, इट मस्ट बी वेरी टफ, समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल्स हो तो सर पे गिर जाए, पता नहीं कितना भारी होने वाला. ऐसा कुछ भी नहीं है. जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि फिजिक्स टफ है, जिन बच्चों ने भी अभी ये उनका सेशन स्टार्ट हुआ है क्लास 11th का, उन्होंने साइंस स्ट्रीम लिया है, वो बायो में भी तुम्हें फिजिक्स पढ़ना ही है, थोड़ा बहुत फिजिक्स रहेगा. जिन लोगों को भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जिन्होंने लिया है, पीसीएम लिया है, उन लोगों के भी दिमाग में होता है कि केमिस्ट्री तो हो जाएगा, मैथ्स भी समहाउ मैनेज कर लेंगे, बट फिजिक्स का न्यूमेरिकल बहुत टफ होता है. बच्चों ये टफ किसको लगता है न्यूमेरिकल्स? जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है. हमेशा कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए. यू शुड एम्फेसाइज ऑन द कॉन्सेप्ट. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर न्यूमेरिकल चाहे कितना भी घुमा फिरा के दिया जाए, तुम उसे अप्लाई कर सकते हो कॉन्सेप्ट को, और तुम फाइनली उसको सॉल्व कर लोगे कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसा अगर नहीं हुआ तो ये रिजल्ट नहीं आ पाएगा. तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे कितना भी घुमा फिरा के दिया जाए सवाल, वो दूसरों के लिए टफ हो सकता है बट तुम्हारे लिए नहीं होगा. तो आज बिल्कुल स्टार्टिंग से हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में. क्लास 11th का फिजिक्स जहां से स्टार्ट है, कुछ बच्चों का हो सकता है कि 9th में या 10th में समहाउ उनका इंटरेस्ट नहीं हो, या किसी सब्जेक्ट में, किसी एक सर्टेन टॉपिक में फिजिक्स के उन्हें दिक्कत हो और क्लियर नहीं हो. मैं ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करूंगा. अब जैसे पहला हमारा चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये रहेगा कि अगर किसी का कॉन्सेप्ट पहले कुछ गड़बड़ भी है, अगर क्लियर नहीं भी है, तो थोड़ा शुरू से चलने का हम कोशिश करेंगे, ताकि जो भी अभी हमें पढ़ना है. जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, तुम्हें क्लास 8 में या 10th में जो बच्चे हैं जो आईसीएसई में थे, उन्हें 10th में टॉर्क पढ़ा दिया गया, जो सीबीएसई में थे उन्हें टॉर्क नहीं पढ़ा गया, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं. अब तुम्हें फिर से क्लास 11th में टॉर्क पढ़ना है, तो हम बिल्कुल शुरू से चलेंगे कि टॉर्क होता क्या है, एक एक चीज समझेंगे उसके बारे में. खैर ये तो हमारा आगे का टॉपिक है. अभी हमें स्टार्ट करना है द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अबाउट यूनिट एंड डायमेंशंस. यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, और सबसे पहली बात ये कि फिजिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, फिजिक्स क्या करने वाला है, क्या करेगा हमारे लिए, हमारे अगल बगल जो कुछ भी हो रहा है. सबसे पहली बात ये कि हम अगर उसे ये सोच ले कि फिजिक्स है भैया, अब तो ये न्यूमेरिकल देगा, 10 न्यूमेरिकल्स, 10 एग्जांपल्स देख लेते हैं, 10 क्वेश्चंस बना लेते हैं और कुछ फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा. काम तो हो जाएगा, बट जितने तक हम पहुंच सकते हैं वो काम हम नहीं कर पाएंगे. कभी कभी हमें लगेगा कि हाँ ये तो आसान ही हो जाएगा, और टफ मिल गया, अब ये नहीं होगा. तो वो टफ जो है वो हमसे नहीं बन रहा है, वो हमें टफ लग क्यों रहा है, क्योंकि हमने somehow we managed to mug up the फॉर्मूलाज याद कर लिया, और जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ गया वो बना दिया, बट उसके अलावा हल्का सा घुमा दिया गया तो हम फंस गए. तो हम नहीं फंसेंगे, बिल्कुल नहीं फंसेंगे. क्यों? क्योंकि हम किसी भी फॉर्मूला पे डायरेक्टली नहीं जाएंगे. हम समझेंगे कि आखिर अगर हम ये लिख रहे हैं, अगर ये एक्सप्रेशन हम यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं, ये आखिर आया कहां से. तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे शुरू से, तो कहीं पे भी हम फंसेंगे नहीं. बहुत कम चांसेस होगा जहां पे हम फंसे, और अगर फंसेंगे भी तो आई एम विद यू, आई विल हेल्प यू आउट. ओके, सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इन फिजिक्स is unit and dimensions. Unit and dimensions. फिजिक्स बच्चों बहुत हेल्प करने वाला है हमारा. ये जो कुछ भी हमारे अगल बगल चल रहा है, ये रूम में तुम्हें लाइट दिख रहा है, लाइट दिख नहीं रहा है, मतलब लाइट के प्रेजेंस में तुम बाकी सारी चीजों को देख पा रहे हो. लाइट को हम देख नहीं सकते जब तक कलर ना हो लाइट का. जैसे तुम्हें रेनबो दिखता है तो वो कलरफुल लाइट है, इसीलिए तुम्हें दिख रहा है. बट ये जो हमें अभी जिसके वजह से हम ये सब कुछ देख पा रहे हैं, बोर्ड देख पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, जो लिखा है वो देख पा रहे हो, ये सब ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख पा रहे हो, लाइट के प्रेजेंस की वजह से देख पा रहे हो. मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं नीचे नहीं जा रहा, इसके पीछे भी फिजिक्स है. मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मैं इस पे लिखने में एबल हूं, मैं लिख पा रहा हूं, इसमें भी फिजिक्स है. अगर इस बोर्ड में और इस मार्कर का जो निप है उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो ये स्लाइड करता चला जाता, मैं लिख ही नहीं पाता. हम चल रहे हैं, हम चलते चलते कहीं पे फिसल जाते हैं, जब फर्श पे पानी हो या बर्फ का बिल्कुल लेयर है, हम उस पे चलते चलते फिसल जाते हैं क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन नहीं है. तो देयर इज फिजिक्स एवरीवेयर, देयर इज फिजिक्स. तुम्हारा फैन चल रहा है, टीवी चल रहा है, जो कुछ भी हमारे अगल बगल चेंजेस हो रहे हैं, हर एक चीज का हमें रीजन कौन दे रहा है? साइंस दे रहा है, फिजिक्स दे रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है सर, इसके पीछे क्या रीजन.
हर एक चीज का रीजन हमें फिजिक्स देता है। सो इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। तो इसे बहुत मजेदार तरीके से हम पढ़ेंगे, समझेंगे एक एक चीज को, और ये बर्डन की तरह नहीं लेना है, बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, ये यूनिट क्या होता है। आज से बहुत साल पहले जब लोगों के पास यूनिट जैसा कुछ नहीं था, यूनिट वाज नॉट डिफाइंड। ये जो आजकल हम मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम और ये जो हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जिसे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, उसके लिए आज के डेट में हमारे पास यूनिट है, जिसे हम ऐसा यूनिट जिसे हम कैंडला बोलते हैं। तो ये सब कुछ पहले कुछ भी नहीं था। हर एक चीज को मेजर करने के लिए हमारा खुद एक पैरामीटर रहता था। जैसे मान लो कि अगर ये बोर्ड का लेंथ मैं मेजर करने के लिए बोलूं, आज से बहुत साल पहले अगर बोला जाता, 1000-2000 साल पहले, तो लोग उसे अपने हैंड के लेंथ से मेजर करते थे। लोग बोलते थे ऐसे मेजर करते थे, मतलब ऐसे मेजर करते हुए हैं। मान लो मैंने अपने हैंड से इसे मेजर किया, तो ये मैंने बोला कि ये जो इसका लेंथ है इट इज 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ माई हैंड। हैंड स्पैन हम टर्म यूज करते थे पहले। या फिर कहीं कहीं पे हम देखते हैं कि हम ऐसे भी मेजर करते हैं, ऐसे करके हम मेजर करते हैं। तो ये सब कुछ वैरी कर सकता है। अगर मैं मेजर करूं तो हो सकता है मेरे हाथ से तीन हैंड स्पैन है, अगर किसी दूसरे के हाथ से करे तो हो सकता है 2 ही है, किसी और के हाथ से, बच्चे के हाथ से 5 है, 4 है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये तो वैरी कर गया। फिर मैं बोलूं कि नहीं ये 3 हैंड स्पैन है, कोई आएगा बोलेगा 2 है, कोई आएगा बोलेगा 4 है, कोई बोलेगा 5 है, तो ये वेरिएशन आ गया मेजरमेंट में, गड़बड़ हो गया। इसीलिए वी नीडेड यूनिट, ताकि जो मेजरमेंट मेरे लिए हो वही दूसरे के लिए हो, इस जगह पे किसी और जगह पे किसी और कंट्री में हर जगह यूनिट सेम हो। तो हमें एक ऐसा कुछ चाहिए था जो कोई भी मेजर करे तो हर एक जगह पे हर एक आदमी के लिए सेम हो। सो यूनिट क्या है? इट इज यूज्ड टू कंपेयर any physical quantity of the same nature या of the same manner of the same nature, या फिर हम manner भी टर्म यहां पे यूज कर सकते हैं। सो कंपेयर करने का मतलब तुम्हें पता है। अब जैसे ये बोर्ड का लेंथ था, तो इसको मैंने किसके लेंथ से कंपेयर किया? अपने हैंड के लेंथ से कंपेयर किया। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो वी नीड अ यूनिट। दिस यूनिट इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मैं यहां पे लिख देता हूं, ऐड कर देता हूं। इट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी which is used to compare any physical quantity of the same manner। जैसे मान लो मैंने एक यूनिट बताया मीटर, तो मीटर जो यूनिट है वो हम सिर्फ किस चीज को, किस फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं? सिर्फ लेंथ को। वो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, हाइट हो, डेप्थ हो, जो कुछ भी हो। तो अगर मान लो मैंने सेकंड बोला, तो सेकंड भी एक यूनिट है। उस सेकंड जो हमारा यूनिट है वो क्या है? दैट यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सबसे पहली बात तो स्टैंडर्ड क्या होता है? समथिंग दैट कैन नॉट चेंज, जो बदल नहीं सकता। तो ये यूनिट क्या है? ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसका वैल्यू यहां भी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, नॉर्वे में भी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, यूके में भी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, कहीं पे भी बदलेगा नहीं। सो द यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी व्हिच इज यूज्ड टू कंपेयर एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, बट वो सेम नेचर का होना चाहिए। जैसे हम सेकंड यूज कर रहे हैं तो कंपेयर करेंगे सिर्फ टाइम को नहीं। अगर हम ग्राम यूज कर रहे हैं, अगर हम किलोग्राम यूज कर रहे हैं, तो हम उससे सिर्फ मास को कंपेयर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं। हम ग्राम से कभी भी टाइम को मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो दैट वाज द वेरी बेसिक पार्ट अबाउट यूनिट। हमने आज तक फिजिक्स में जो कुछ भी पढ़ा है, कोई भी क्वांटिटी पढ़ा है, वो सारे क्वांटिटी 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बेस फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, या कहीं कहीं पे तुम्हें ये डायरेक्टली डिराइव्ड क्वांटिटी भी लिखा हुआ मिलेगा। सो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, आज तक तुमने फिजिक्स में जितना कुछ भी सीखा है और आगे चल के जितना कुछ भी सीखोगे,
सारे क्वांटिटी को हम इन दोनों में कैटेगराइज करते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बेस फिजिकल क्वांटिटी को कभी कभी हम ये भी लिखते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब जहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ है, जो बिल्कुल बेसिक है। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है ये तुम्हें पता है, एक बार हम इसे रिव्यू कर लेते हैं। क्या क्या है हमारे पास, मास, टाइम, लेंथ, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस का मतलब क्या होता है बच्चों, लुमिनस मतलब लाइट, इट इज द टर्म इज रिलेटेड टू लाइट। लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, ये ज्यादा नीचे हो जाए, मैं ऊपर ही लिखता हूं इसे, ये फंडामेंटल भी बोल सकते हैं या बेस फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, मैं हटा दे रहा हूं इसे, एक और ऊपर लिख लेते हैं, दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस किसी भी स्टेट में हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी स्टेट में हो, तो किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, उसे मेजर करना भी, ये भी हमारा क्या है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास, बेस फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने हैं, 7। इसके अलावा दो और है, वो एडिशनल हम लेके चलते हैं, दैट इज द प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल। ये सब तुमने पढ़ा हुआ है। प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं, और सॉलिड एंगल को, जैसे कि मान लो कहीं कॉर्नर पे, रूम के कॉर्नर पे बिल्कुल जो एंगल बन रहा है उसे हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये आगे तुम पढ़ोगे इसके बारे में, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे या फिजिक्स में भी आएगा। सो सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन से मेजर करते हैं, स्टीरेडियन, STERADIAN, स्टीरेडियन। खैर, इन सब के लिए ऐसा यूनिट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ऐसा यूनिट मास के लिए तुम्हें पता है क्या होता है, किलोग्राम। टाइम के लिए सेकंड, लेंथ के लिए मीटर। ये सब कुछ, ये सेकंड कहीं पे तुम एस भी लिख सकते हो। लेंथ के लिए मीटर, करंट के लिए एम्पियर। ये ध्यान रखना बच्चों, जो भी यूनिट तुम्हें कैपिटल लिखा हुआ मिले, मतलब वो यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम के बाद दिया गया है। अब जैसे किलोग्राम है, ये किलोग्राम में ये जो के हमने लिखा है, ये कैपिटल नहीं, ये छोटा है, छोटा के। तुम चलो इसको ऐसे करके लिख देते हैं, ये स्मॉल के। तो किलोग्राम हो या सेकंड हो या मीटर हो, इन सब में हम कैपिटल यूज नहीं करेंगे, बट एम्पियर, एम्पियर जो हमने लिखा है पूरा लिखेंगे तो स्मॉल। चलो ये लिख के दिखा देता हूं, ये सब तुमने पढ़ा हुआ है, एक रिव्यू कर रहे हैं हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं फिजिक्स के। तो जिनका कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर है, उनका भी यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान से एक एक वीडियो जो डाला जाए वो बिल्कुल ध्यान से देखना, इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू। एम्पियर पूरा लिखा तो स्मॉल ए से, कैपिटल से लिखा, अगर सिर्फ उसका लेटर दिया तो कैपिटल। लुमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए हम यूज करते हैं CD, स्मॉल c एंड स्मॉल d। इसका यूनिट होता है कैंडला। लुमिनस इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट होता है कैंडला। एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करते हैं हम केल्विन से। केल्विन, इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। इसीलिए अगर पूरा लिखना है तो स्मॉल के से स्टार्ट करें, और सिर्फ अगर इसका रिप्रेजेंटेशन हम इसके लेटर से देने वाले तो कैपिटल के लेंगे। खैर, ये सब तो बेस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में था। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड का जो मतलब है वो सुन के क्या लगता है तुम्हें, जो हम कहीं से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो हम कहीं से ले सकते हैं, कुछ चीजों का मिला हुआ है, मिक्सचर है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारा है, तुमने जितना भी अभी तक पढ़ा है, फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, ये जितना भी तुमने अभी तक पढ़ा है, ये सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे फोर्स डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि ये, इसको हम क्या लिखते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। वैसे ये तुमने क्लास 9th में, 10th में हर जगह पढ़ा है, ये फिर तुम्हें 11th में भी मिलेगा फोर्स। तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा, बट ये ध्यान देना, क्योंकि अभी हम जब डायमेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे तो ये सब हमारे बहुत काम आने वाला है। ये फोर्स को हमने क्या लिखा, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो तुम्हें दिख रहा है कि सर ये मास तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है,
फोर्स को, ये जो हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मास तो आ गया बेस फिजिकल क्वांटिटी, बट एक्सेलरेशन तो अभी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू अभी भी ये वेलोसिटी है, इसकी जगह मैं सिर्फ वेलोसिटी लिख रहा हूं, क्योंकि अब जब हम डायमेंशन का बात करेंगे तो वहां पे वेलोसिटी हो या चेंज इन वेलोसिटी हो या इंक्रीज डिक्रीज इन वेलोसिटी, जो कुछ भी हो, सबके लिए डायमेंशन सेम होगा। चलो अब डायमेंशन के बारे में सीखते हैं, डायमेंशन होता क्या है। तो ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जो कुछ भी है, फोर्स है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, डेंसिटी रो से डिनोट कर रहे हैं, ये p है, ये रो है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। या चलो एक और लिख देता हूं, टॉर्क तुमने पहले भी पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो हम फिर से पढ़ेंगे। टॉर्क को हम, ये टॉर्क TORQUE, टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, पूरा टी नहीं, पूरा टी नहीं, इस वाले पार्ट को हटा दिया, सिर्फ लेफ्ट साइड से ऐसे टाउ। तो ये टॉर्क तुमने पहले भी पढ़ा है, क्या होता है टॉर्क? इट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब तुम्हें दिख रहा है कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ये डिराइव्ड है, क्यों? क्योंकि ये फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, सॉरी, इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तुम्हें पढ़ना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो अभी के लिए मैं लिख देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, एक्सप्रेशन लिख देता हूं, दैट इज mr²। अब ये क्या होता है, ये एक्सप्रेशन है, ये क्या है, ये सब हम सीखेंगे आगे चल के। अभी बस तुम्हें एग्जांपल देता हूं, ये सब कुछ क्या है, ये सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। अब हम आते हैं डायमेंशन पे कि आखिर ये डायमेंशन होता क्या है। देखते हैं डायमेंशन, ये सब मैं मिटा देता हूं, ये सब अगर लिखना है तो तुम पॉज करके लिख सकते हो। हम बिल्कुल बेसिक लेते हैं, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं, डायमेंशन के बारे में समझते हैं। जैसे मान लो मुझे बोला गया वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को मुझे एक्सप्रेस करना है किसके टर्म्स में? इन द टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज। चलो यहां लिख देता हूं, कुछ लिख देता हूं इसके बारे में। एनी डिराइव्ड फिजिकल quantity can be expressed in the terms of base physical quantities, base physical quantities। अब बेस फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस कर तो सकते हैं, और कैसे करेंगे? इट इज, ये इट किसके लिए लिखा है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज रिटन एज, इट इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज। अभी अगर लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है तो अभी एग्जांपल लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो क्या है ये? एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ व्हाट? इन द टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अभी फोर्स के बारे में हमने देखा, अभी वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। वेलोसिटी को हम किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं? होता क्या है वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब ये हमें दिख रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, या डिस्टेंस होता है, या हाइट होता है, या डेप्थ होता है, ये सब है क्या? ये सब तो लेंथ ही है। तो ये लेंथ है, ये क्या है? ये ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, जो कुछ भी हो, ये सब है क्या? लेंथ। और ये टाइम, लेंथ हो या टाइम हो, ये सब कुछ क्या है? सब बेस फिजिकल क्वांटिटीज है। बेस फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको किसी दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस हम नहीं कर सकते। जैसे तुम लेंथ को कभी भी टाइम के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तुम टाइम को कभी भी मास के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। खैर, तो अब इसे हमने क्या लिखा? ये डिस्प्लेसमेंट रहा, मतलब लेंथ रहा, और ये टाइम रहा।
तो ये जो हमने लिखा है, ये नेक्स्ट लाइन जो लिखा है इसे पढ़ते हैं। इट इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स। प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट? चलो यहां पे ये इसको क्या लिख सकते हैं, लेंथ तो ऐसे रहा, और ये टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आगे चल के इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। ये स्टार्टिंग है इसलिए अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा इसके बारे में। लेंथ तो ऊपर ही था और ये टाइम ऊपर गया तो क्या हो गया, पावर -1। तो ये प्रोडक्ट आया क्या, ये वेलोसिटी क्या है। इस वेलोसिटी को हमने कैसा लिखा, कैसे एक्सप्रेस किया, बेस फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस किया, मतलब लेंथ और टाइम के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस किया, एज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज। अब तुम्हें दिख रहा है कि वेलोसिटी जो है, इस वेलोसिटी को हमने लेंथ और टाइम के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस किया, लेंथ का पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1 और टाइम का पावर -1, मतलब बेस फिजिकल क्वांटिटीज का डिफरेंट पावर्स लिया हमने और उन सब का प्रोडक्ट। तो इन सब का प्रोडक्ट ऐसे हमने लिया, इसके टर्म्स में हम किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि डायमेंशन होता क्या है या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। समझो जरा, तुमसे अगर बोला गया कि ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सीखते हैं। और ये जो लेंथ है या टाइम है, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए ये पूरा हमें नहीं लिखना पड़े, इसीलिए अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने आसानी के लिए हम लेंथ को या टाइम को एक सिंगल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे लेंथ को हम डिनोट करते हैं सिंगल लेटर से, कैपिटल L से, डायमेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो लेंथ का डायमेंशन क्या है, L। टाइम का डायमेंशन रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल T। यहां लिख देता हूं, लेंथ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल L। टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल T। टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल K। लुमिनस इंटेंसिटी, ये जितना भी फंडामेंटल, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इन सब का तो डायरेक्टली हम रिप्रेजेंट करेंगे L, T, K। लुमिनस इंटेंसिटी स्मॉल c एंड स्मॉल d। और भी लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम डायरेक्टली लिखेंगे मोल, MOL। ओके, और इन सब के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमने ये कर लिया मोल, और बाकी हमारे मास के लिए हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे इसको। ओके, और करंट के लिए I। तो ये जितना कुछ भी है ये सब हमारा रिप्रेजेंटेशन है, एक सिंगल लेटर लिया। इन दोनों के लिए सिंगल लेटर नहीं ले रहे, CD ले रहे हैं और MOL ले रहे हैं। बाकी सब के लिए सिंगल लेटर्स हमने लिया है, इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके डायमेंशन को ना। अब ये वेलोसिटी का अगर हमसे बोला गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, अभी पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं इसका, और अभी हिंट के लिए बता दे रहा हूं, ये लेंथ का जो पावर है एक्सपोनेंट है, या टाइम का जो पावर है एक्सपोनेंट है, यही है हमारा डायमेंशन। अगर तुमसे बोला गया कि वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ, तो तुम बोलोगे कि वेलोसिटी का डायमेंशन 1 है इन द बेस लेंथ। बेस क्या है इसका, लेंथ है, इसका बेस क्या है, टाइम है। तो ये जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए हमारा डायमेंशन हुआ 1 इन द बेस लेंथ, डायमेंशन हुआ -1 इन द बेस टाइम। तो ये हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया। अब और भी एग्जांपल्स लेंगे और भी क्लियर होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला सीखते हैं। एक ध्यान रखना बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला जब हमें लिखना हो तो जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है उसे हम रखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। ये बस इसलिए करते हैं हम, ताकि ये हमें पता रहे कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। हम यहां वेलोसिटी लिखें, चेंज इन वेलोसिटी लिखें, दोनों में से कोई भी लिखें, हमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट दे रहे हैं। ये ध्यान रखना, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स कि वी आर इंटरेस्टेड इन द डायमेंशन, नॉट इन द मैग्नीट्यूड। तो ये वेलोसिटी फाइंड करना है। चलो वेलोसिटी को हम ऐसे लिख लेते हैं, VEL। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना था, इसीलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख लिया। अब हमें दिख रहा है एक्सप्रेस करने के लिए, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले तो इन सबको ब्रेक कर लेना।
ये तो सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, तो लेंथ और टाइम पहले से ही। अगर फोर्स होता तो उसको हमें थोड़ा और ब्रेक करना पड़ता, अभी देखेंगे एग्जांपल लेंगे। वेलोसिटी को हमने डायरेक्टली क्या लिख लिया, लेंथ बाय टाइम। तो लेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे, लेंथ के लिए हम क्या लेते हैं रिप्रेजेंटेशन कैपिटल L, बाय टाइम के लिए क्या लेते हैं कैपिटल T। तो ये क्या आ गया, L T ऊपर गया तो L T पावर -1। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, किसके लिए, वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया हमने। वेरी सिंपल, कितना आसान। अब डायमेंशन समझ जाते हैं। अगर तुमसे पूछा गया कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो तुमने लिख दिया, वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ जरा, तो लिख देता हूं मैं, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज 1 इन लेंथ मतलब L एंड -1 इन टाइम मतलब कैपिटल T। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन का कॉन्सेप्ट तुम्हें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अभी बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेंगे। अभी तक हमें बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता है, जैसे हमें फोर्स के बारे में पता है, हमें वेलोसिटी के बारे में पता है, हमें डेंसिटी के बारे में पता है, प्रेशर के बारे में पता है। कुछ कुछ चीज है जो अभी हमें नहीं पता है, बट उसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें लिखने के लिए बोला गया या डायमेंशन पूछा गया, तो डोंट बी वरीड, उसका तुम्हें इक्वेशन, उसका फॉर्मूला तुम्हें लिख के दिया जाएगा, बहुत आसान। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशंस का था। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आसान आसान से एग्जांपल्स लेते हैं पहले, फिर कुछ ऐसा भी एग्जांपल लेंगे जिसका तुमने अभी तक कोई जिक्र नहीं सुना है, बट उसका एक्सप्रेशन तुम्हें दे दिया जाएगा, तो उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं। मान लो तुम्हें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने को लगे, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है सर, तो सबसे पहले क्या करोगे, फोर्स को रखोगे स्क्वायर ब्रैकेट में, ताकि ये क्लियर रहे कि हमें फोर्स का डायमेंशन से मतलब है, फोर्स के मैग्नीट्यूड से कोई भी मतलब नहीं है। तो फोर्स को रख लिया स्क्वायर ब्रैकेट में। अब ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहला स्टेप यही है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है उसे लिख लो, और फिर चलो ये लिख ही लेते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है फॉर्मूला। अब मास तो दिख रहा है कि ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, बट एक्सेलरेशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसको और ब्रेक करो, उसको फाइनली लाओ बेस फिजिकल क्वांटिटी में। तो क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, मैं इसे लिख रहा हूं वेलोसिटी बाय टाइम, क्योंकि डायमेंशन में तुम्हें बता दिया कि डायमेंशन में तुम वेलोसिटी लिखो, चेंज इन वेलोसिटी लिखो, दोनों में से कोई भी लिखो, दोनों के लिए डायमेंशन ही फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। तो एक्सेलरेशन लिखा वेलोसिटी बाय टाइम। बट तुम बोलोगे सर ये तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो अभी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको अभी और ब्रेक करो, इसको लाओ बेस फिजिकल क्वांटिटी में। वेलोसिटी को क्या लिखते हो तुम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हो, और ये पहले से एक टाइम पहले से ध्यान रखना, ये वेलोसिटी को तुमने क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एक टाइम तो पहले से ही था। अब जरा देखो, अब तुम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो इसका, क्यों, क्योंकि अब राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है सारा का सारा बेस फिजिकल क्वांटिटी है। ये बस ध्यान रखना है कि राइट साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटी हो वो तब तक ब्रेक करो जब तक वो सारा का सारा बेस फिजिकल क्वांटिटी ना हो जाए। तो अब सारा बेस फिजिकल क्वांटिटी, तो मास के लिए हम क्या यूज करते थे, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे, रिप्रेजेंट कैसे करते थे, कैपिटल M मास के लिए। और ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते थे, डिस्प्लेसमेंट है क्या, लेंथ है, तो L ले लिया, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ, तो लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल L से। टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T, और ये भी टाइम है तो कैपिटल T। ये जरा देखो तो ये T स्क्वायर हो गया, मतलब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, MLT-2। ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का। अगर डायमेंशन पूछा गया तो क्या बोलेंगे, फोर्स का डायमेंशन बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। वेरी सिंपल। खैर फोर्स के बारे में तुम्हें पता था, इसका फॉर्मूला भी तुम्हें पता था। और कुछ देखते हैं, चलो जो तुम्हें पता है पहले वही देख लेते हैं। प्रेशर, प्रेशर का तुम्हें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने बोला, क्या होता है प्रेशर भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब तुम्हें दिख रहा है कि सर फोर्स तो अभी भी, फोर्स क्या है, ये तो बेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है,
तो इसको तब तक ब्रेक करोगे जब तक ये सारा का सारा बेस फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आ जाए, मतलब मास, डिस्प्लेसमेंट, टाइम। खैर यहां पे हमने ये फाइंड कर लिया है, तो हमें दिख रहा है, तो मैं डायरेक्टली इसे लिख ले रहा हूं। अगर तुम्हें ये याद करने की जरूरत नहीं है, याद अगर प्रैक्टिस करते करते ये खुद तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। अगर नहीं बैठा हुआ है तो डरने की कोई बात नहीं, तुम फोर्स को पहले क्या लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू वेलोसिटी बाय टाइम, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये क्या आ गया mlt-2। तो मैं स्टेप वाइज कर रहा हूं। प्रेशर को मैं अभी के लिए P से डिनोट करता हूं, P लिख दे रहा हूं, P। इसके लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए होगा हमें। और एरिया को तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया कुछ भी हो, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पाई आर स्क्वायर जैसे सर्कल का होता है, तो हर जगह क्या है, लेंथ इंटू लेंथ है। तो ये क्या होगा, L स्क्वायर हो जाएगा क्या, लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ के लिए, एक लेंथ के लिए L, फिर एक लेंथ के लिए और L, तो ये हो गया L स्क्वायर। या तुम चाहो तो यहीं से ये ऐसे कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। अब तुम सोचोगे सर इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट, इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट, तो इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्यों दिया है, क्योंकि इसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, F पे और A पे। तो F का डायमेंशन पता चलेगा तब तो, और A का डायमेंशन पता चलेगा तब तो हम प्रेशर का डायमेंशन लिखेंगे। तो दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में रख लिया, दोनों का हमें डायमेंशन पता है। A के लिए क्या होगा L स्क्वायर, इसके लिए क्या होगा mlt-2 बाई L स्क्वायर। तो ये प्रेशर के लिए आ गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या हो गया, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -1t-2, ये आ गया प्रेशर। ओके, और कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हें बोला गया टॉर्क के लिए फाइंड करने। अब टॉर्क का अभी मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया। अगर कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं पता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने बोला तो उसका इक्वेशन दे देगा, उसका फॉर्मूला दे देगा। जैसे टॉर्क का फाइंड करने बोल रहा है, तो टॉर्क के लिए मैं फॉर्मूला पहले तुम्हें लिख दे रहा हूं। टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलो इसके लिए बहुत आसान सा एग्जांपल दे ही देता हूं। तुम दिन भर दरवाजा खोलते हो, खिड़की खोलते हो, तो तुम क्या करते हो, तुम हैंडल को पकड़ते हो, फोर्स लगाते हो। तो तुमने फोर्स कहां से लगाया, हैंडल से लगाया, तो वो है तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जहां से तुम फोर्स एक्ट कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो वो हैंडल हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। समझना। चलो यहां डोर बना देता हूं, ये तुम्हारा हैंडल, ये दरवाजे का हैंडल, यहां से पकड़ के, ये तुम्हारा हाथ इतना ही आता है मुझे ड्राइंग, यहां से पकड़ के तुमने फोर्स लगाया, तो ये हो गया तुम्हारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहां से तुम फोर्स लगा रहे हो। और यहां पे ये तुम्हारा दरवाजा जो है, ये डोर जो है, ये फिक्स्ड है, जिसे तुम हिंज बोलते हो, जहां पे नट और स्क्रू ये सब लगे रहते हैं, जहां पे फिक्स्ड रहता है डोर। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट ये तुम्हारा डोर रोटेट करता है। मान लो यहां पे तुम्हारा ये मेरा एल्बो, ये मान लो हो गया मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूं, मान लो यहां ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। खैर ये हमने हिंट ले लिया छोटा सा। अब हमें दिख रहा है कि सर डिस्टेंस तो लेंथ है, ये तो है बेस फिजिकल क्वांटिटी, बट फोर्स तो नहीं है। तो अगर इसका बोला टॉर्क का, अभी तुम्हें बताया टॉर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ। टाउ इज द सिंबल, ग्रीक लेटर है ये टाउ, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को। तो इसको रख लिया स्क्वायर ब्रैकेट में। अब ये फोर्स का डायमेंशन तो चाहिए होगा इसके लिए, तो इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में रख लो, ये हमने अभी फाइंड किया। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लेंथ है, तो फोर्स के लिए क्या होगा mlt-2, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ, सिर्फ l, ml2t-। अब तुमसे बोला जाए कि टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला तो लिख दिया, डायमेंशन बताओ। तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज 1 in the base m, 2 in the base l, -2 in the base t। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला लिया था, तुम्हें नहीं पता है, उसका फॉर्मूला नहीं पता है, कोई बात नहीं, सर लिख देंगे अभी के लिए। बाद में जब सिखा दूंगा तो ये सब तुम खुद करोगे, बहुत आसान है। फिजिक्स में डरने जैसा कुछ भी नहीं। एक एक लाइन, एक एक टर्म सीखते चलेंगे, एक एक न्यूमेरिकल करते चलेंगे, कहीं पे अटकेंगे नहीं, क्योंकि हमें सब कुछ समझ आता जाएगा। क्या है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं। चलो मैं लिख देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। अभी क्या होता है ये जब पढ़ेंगे तब बताऊं, बिल्कुल क्लियर नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बोला कि डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करो, तो डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए पहले तो इधर देखो, m मतलब मास, मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M। r इज द डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, लेंथ, लेंथ का स्क्वायर, तो ये ml स्क्वायर, इट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन क्या हो गया, 1 इन द बेस m, 2 इन द बेस l, मतलब लेंथ। और एक एग्जांपल लेते हैं, चलो तुमसे बोला गया कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो तुम्हें पता है बच्चे कि चार्ज के लिए तुम कहां से फॉर्मूला ला सकते हो, तुमने करंट के बारे में पढ़ा है। डोंट बी कंफ्यूज, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये करंट है, यहां लिख देता हूं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है, चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, ये तुम्हें पता है। चार्ज जैसे मान लो इस क्रॉस सेक्शन से, ये जो हमारा कंडक्टर है, इसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो हमारा चार्ज पास कर रहा है पर यूनिट टाइम, हर एक सेकंड में जितना चार्ज इसके क्रॉस सेक्शन की डायरेक्शन कैसा है, क्रॉस सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जा रहा है ये करंट चार्ज, तो चार्ज जितना जाएगा पर सेकंड परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, उसको हम बोलते हैं करंट। तो क्या हो गया, Q by T, चार्ज को हम कैपिटल Q या स्मॉल q किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहां से हमें Q का फॉर्मूला मिल गया, क्या हो गया, I into T। तो अब ये तो दिख रहा है कि सर ये तो करंट है, I है, और करंट तो बेस फिजिकल क्वांटिटी है, अभी देखा हमने, और ये T टाइम भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है, हो गया हमारा काम। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायमेंशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, I से, करंट को, तो ये तो I ही रह गया, टाइम को T से, तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, चार्ज का। सो चिल्ड्रन, इट वाज ऑल अबाउट यूनिट एंड डायमेंशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस कि ये जो हमने डायमेंशन सीखा इतना मेहनत करके, इसका काम कहां है सर, कहां इसका यूजेस आएगा, ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।